Hello students, welcome back to my channel Simplified Chemistry and welcome to the lecture of ionic bonding part 3. In this particular lecture, we will do the revision of lattice enthalpy. I have to tell one important point of lattice enthalpy I have not discussed with you in a previous lecture. So in this lecture we will discuss and then we will start the properties of ionic compound, and especially in this we will discuss about the solubility and thermal stability. So stay tuned and आपको बहुत मजा आने वाला है. चलिए तो अभी स्टार्ट करते हैं. पहले एक बार लेटाइस एनर्जी को मैं रिवाइज करा देता हूँ. लेटाइस एनर्जी कौन से फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था. तो हमने ऐसा बताया था कि लेटाइस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो चार्ज ऑफ कैट आयन एंड चार्ज ऑफ एन आयन पे डिपेंड करता है, ऐसा मैंने बताया था. प्लस मैंने ऐसा भी बताया था कि लेटाइस एनर्जी साइज के ऊपर डिपेंड करता है. फिर मैंने एक ऐसा पॉइंट बताया था, लेटाइस एनर्जी कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है. ठीक है, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर किस पे ऊपर डिपेंड करता है, वो साइज ऑफ कैट आयन के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, फिर मैंने एक कंडीशन बताई थी, आपको याद हो तो मैंने कंडीशन ये बताई थी दोस्तों कि अगर सल्फेट एंड कार्बोनेट है, अगर सल्फेट एंड कार्बोनेट है किसके, सेकेंड ग्रुप के, तो उसमें ऐसा फॉलो करना है. बट अभी ये रूल तो एप्लीकेबल है ही, बट मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलेट करने के लिए, तो इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं. बहुत ही आसान सा तरीका बताने जा रहा हूं. आपको ये याद रखना है, जब साइज ऑफ एन आयन, when the size of n ion is big, when the size of n ion is big, at that time always remember that lattice energy is directly proportional to size. ये खाली पॉइंट आप याद रखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. कब, जब साइज ऑफ एन आयन बड़ा हो. तो कौन से एन आयन जो साइज में बहुत बड़े हैं, कैसे पता चलेगा, तो एक NO3 माइनस बहुत बड़ा होता है, SO4 2 माइनस बड़ा होता है एंड CO3 2 माइनस. तो कार्बोनेट, सल्फेट एंड नाइट्रेट जो होते हैं वो बहुत ही बड़े एन आयन होते हैं, बिग एन आयन होते हैं. तो जब भी ये कंपाउंड में दिखे तब हमारा ये वाला जो रूल है उसकी जगह पे ये लगा लेना, लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैट आयन. क्लियर? ओके, अगर आप ये साइज पे डायरेक्टली लगा लोगे तब जाके इजीली हो जाएगा. जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, समझिएगा. जैसे LiCl दिया, NaCl दिया, KCl दिया, ठीक है. एंड अगर इधर ऐसा दे रहा हूं LiNO3, इधर NaNO3 एंड KNO3, तो दोनों के अंदर लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा. तो बच्चों अभी हमेशा याद रखना, इधर आपको Cl नेगेटिव आयन सेम है बट Cl की साइज छोटी होती है. Cl इसमें है, ये लिस्ट में है नहीं है, इट मींस इसके अलावा जितने भी एन आयन है उसकी साइज छोटी होती है. तो हम देखेंगे Li, Na एंड K सबके ऊपर प्लस चार्ज है, Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है, तो हम साइज ही देखेंगे. टॉप टू बॉटम जाते साइज बढ़ता है, लेटाइस एनर्जी कम होता है. सिंपल बात है. आप कह सकते हो कि भाई साइज बढ़ता है, लेटाइस एनर्जी क्या होता है, कम हो जाता है. तो किसका लेटाइस एनर्जी इसमें ज्यादा होगा, इसमें आप कह सकते हो KCl का ज्यादा होगा, फिर NaCl, फिर LiCl का ज्यादा होगा. सिंपल बात है. बट इसके अंदर क्या होगा, ये NO3 है दोस्तों. NO3 कैसा होता है, बिग आयन होता है, तो इसमें भी साइज तो इसकी ज्यादा है. ठीक है, तो उसमें साइज किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है. तो ये थोड़ा वाला रूल जो है वो आपको चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, इसमें क्या था, साइज ज्यादा था. सॉरी, इधर मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया. ओके, इधर हम क्या देखते थे, साइज ज्यादा है तो लेटाइस एनर्जी कम होगा. तो इधर इसकी लेटाइस एनर्जी कम होगी, लेटाइस एनर्जी इसकी ज्यादा होगी. थोड़ा सा वो हो गया, देख लीजिएगा. तो इधर ऑर्डर क्या आएगा, LiCl का सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर क्या आएगा, KCl आएगा. ठीक है, इसके अंदर भी ऐसा आना चाहिए, Li प्लस है, Na प्लस है, K प्लस है. साइज बढ़ेगी तो लेटाइस एनर्जी कम होगी. बट इधर आप देखिए जरा, बिग एन आयन है, बड़ा सा एन आयन है, तो तब लेटाइस एनर्जी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी. इट मींस जिसका साइज ज्यादा होगा तब लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर ये आएगा. तो ये वाली बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, आप उसे बहुत ही आराम से सॉल्व कर पाओगे. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, मैंने समझा दिया आपको. ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लेना. ठीक है, अभी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, एंड हम आगे निकलते हैं.
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ओके 1 2 3 4। ओके चलिए, तो अभी हम आगे देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके तो अभी हम देखेंगे प्रॉपर्टीज। तो आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ओके तो पहला तो हम फिजिकल स्टेट देखेंगे, तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर इन विच फिजिकल स्टेट, तो आप कह सकते हो उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, तो वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अभी दूसरी बात करते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है। तो सॉलिड फॉर्म में है बट उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, हाई है। आप देख सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उनके बीच में। कौन सा फोर्स है मेरे दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हाई होता है। इट मींस NaCl का एग्जांपल ले तो Na प्लस एंड Cl माइनस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। तो अगर हमें उसको अलग करना होगा तो उसके लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट उसके क्या है, हाई है। प्लस हम ये कह सकते हैं ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। क्यों स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो यही रीजन आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। इसके हिसाब से हम कह सकते हैं इट इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। क्लियर। ओके फिर हम देखते हैं उसकी कंडक्टिविटी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है कि नहीं हो सकती है, वो वाला पॉइंट देखते हैं। तो हमेशा बच्चों याद रखना, इसके अंदर ये जब मॉल्टन फॉर्म में होगा, मॉल्टन और एक्वियस फॉर्म में होगा, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they are good conductor of electricity, but in the solid form they are insulator। it means solid form में ये इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते हैं, बट मॉल्टन और एक्वियस फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ऐसा क्यों है भला, इसका रीजन क्या है दोस्तों। तो इसका रीजन ये है कि जब सॉलिड फॉर्म में होता है, तो हमने बताया था, मैंने जब पढ़ाया था तब बताया था कि आयनिक कंपाउंड किसके फॉर्म में होते हैं, लेटिस के फॉर्म में होते हैं। आयनिक कंपाउंड आपको पता हो तो मैंने NaCl का ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था, आपको आगे के लेक्चर्स में पता हो तो, कि एक लेटिस के फॉर्म में होता है। इट मींस यहाँ पे Na प्लस है तो Cl माइनस Na प्लस, ऐसे स्ट्रांगली बाउंडेड फॉर्म में होते हैं, फ्री आयंस के फॉर्म में नहीं होता है। हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्री आयंस होंगे तभी पास होती है, फ्री आयंस होंगे तभी पास होती है। फ्री फॉर्म में आयंस होने चाहिए, इधर Na प्लस ही है, इधर Cl माइनस ही है, बट वो एक कंबाइंड फॉर्म में है, बॉन्डेड फॉर्म में है। जब फ्री फॉर्म में कब आते हैं, जब आप उसे पानी में डिसॉल्व कर देते हो तो ये क्या हो जाता है, Na प्लस Cl माइनस फ्री हो जाता है। तो ये फ्री फॉर्म जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देता है। इसीलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि मॉल्टन और एक्वियस फॉर्म में ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बट इन द सॉलिड फॉर्म दे आर एक्टिंग एज अ इंसुलेटर। इट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। सिंपल बात, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते हैं। फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम, तो फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये आइसोमरिज्म शो नहीं करते। आइसोमरिज्म शो नहीं करते। अभी आइसोमरिज्म क्या है, तो आइसोमरिज्म हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ेंगे, तो वो कोवैलेंट बॉन्ड शो करता है आइसोमरिज्म। ये लोग आइसोमरिज्म शो नहीं करते, इतना याद रखना। बट ये आइसोमरिज्म शो नहीं करते, बट आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो ये क्या है, आइसोमॉर्फिज्म शो करते हैं। तो ये आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कि उनका 3 डायमेंशनल लेटाइस सेम होता है, लेटाइस स्ट्रक्चर सेम होता है, जिसका उसे क्या कहते हैं हम, आइसोमॉर्फिज्म। उनका फॉर्मूला अलग अलग होता है, उनका फॉर्मूला अलग अलग होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं कि NaF एंड MgO एक एग्जांपल है, इसे याद रखना पड़ेगा, वो पूछते नहीं, दिस इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन। NaF इसका फॉर्मूला अलग है, MgO इसका फॉर्मूला अलग है। ओके फिर भी इन दोनों का लेटाइस स्ट्रक्चर सेम है, तो इसे एक दूसरे के आइसोमॉर्फस कहते हैं। इसे एक दूसरे के क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फस कहा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फिर हमने देखा था वो नॉन डायरेक्शनल है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल मींस मैंने आपको पहले ही समझाया था, Na प्लस इधर है तो Cl माइनस कभी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर शेप वगैरह नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक वाली बात है। ओके तो ये जो कौन सी रिएक्शंस देंगे, तो हमेशा ये आयंस है, तो ये कैसी रिएक्शंस देंगे, आयनिक रिएक्शंस देंगे। एंड ये बहुत ही फास्ट रिएक्शंस होती है।
ये बहुत ही स्पीडी रिएक्शंस होती है। जैसे आप एक रिएक्शन से फेमिलियर होंगे, जैसे मैं लिख के देता हूं NaCl प्लस AgNO3, तो क्या बनता है आपको पता है, इधर Na प्लस होता है Cl माइनस, इधर क्या होता है Ag प्लस NO3 माइनस। तो क्या होता है, तो आपको पता है Na प्लस इसके साथ अट्रैक्ट होगा, ये इसके साथ, तो क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3 बनेगा। तो ये जो रिएक्शन होती है मेरे दोस्तों, ये आयनिक रिएक्शन कहा जाता है। तो ये लोग आयनिक रिएक्शंस देते हैं एंड दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन। वो रिएक्शंस कैसी होती है, बहुत स्पीडी होती है, फास्ट होती है। इतना समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम दो प्रॉपर्टीज सीखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अभी आएगी। ठीक है, ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया बच्चों। अभी हम जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो दो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ओके, जो 8th नंबर की प्रॉपर्टी जो है उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड, इसको हम ये आयनिक कंपाउंड, इसको हम ये पर्टिकुलर वीडियो में पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड को। एंड नेक्स्ट वन है परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। बच्चों ये जो दोनों है, इसमें हम फजान्स रूल पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, फजान्स रूल पढ़ेंगे। ओके, ये दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर से एमसीक्यूज बनते हैं, इसके ऊपर से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से करना है। तो ये इसका मैं फजान का एक डिफरेंटली एक वीडियो बना दूंगा। अभी हम देखते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी मींस क्या होता है, डिसॉल्व होना। पहले अभी मैं इसको मिटा देता हूं, सॉल्युबिलिटी हेडिंग लगा देता हूं, मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत डिटेल से, बहुत डिटेलिंग से मैं समझाने जा रहा हूं सॉल्युबिलिटी। ओके, तो सॉल्युबिलिटी समझने से पहले मैं आपको एक और प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की बताऊंगा और उसे समझाऊंगा भी। तो मैं ऐसा लिख रहा हूं इधर बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना कि आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। आयनिक कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। वो कैसे होते हैं, पोलर होते हैं। तो अभी पोलर किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन आया ना हमारे कि पोलर किसको कहते हैं सर। तो देखिए पोलर किसको कहते हैं, पोलर जिसमें चार्ज डिफरेंस हो। ये डेफिनेशन बदलेगी चैप्टर नंबर आगे ही कोवेलेंट बॉन्ड में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा पोलैरिटी क्या है, बट जस्ट अभी इतना समझिए कि जिसमें चार्ज डिफरेंस होता है एंड चार्ज डिफरेंस ज्यादा होता है, मोर चार्ज डिफरेंस होता है जिसमें, उसे पोलर कहते हैं। तो जैसे NaCl की बात करें हम, तो NaCl में क्या होता है, Na प्लस का अट्रैक्शन होता है Cl माइनस। तो इसमें चार्ज डिफरेंस है, इधर पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इनमें क्या है, चार्ज डिफरेंस है। तो उसे क्या कहते हैं, जिसमें भी चार्ज डिफरेंस होता है उसे पोलर कंपाउंड कहा जाता है। तो ऑल द आयनिक कंपाउंड, कोई भी आयनिक कंपाउंड देख लो, जैसे KCl, तो इसमें K प्लस Cl माइनस चार्ज डिफरेंस है। ठीक है, फिर BaSO4, तो इसमें क्या होगा, Ba प्लस 2 एंड SO4 2 माइनस। तो चार्ज डिफरेंस सब में आ रहा है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड जो है उसे पोलर कहा जाता है। समझिएगा ध्यान से, इसे पोलर कहा जाता है। अभी केमिस्ट्री में एक कहावत है एंड फैक्ट भी है कि पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर। हमेशा याद रखना, पोलर विल डिसॉल्व इन पोलर, पोलर हमेशा पोलर में डिसॉल्व हो जाएगा, बट पोलर विल नॉट डिसॉल्व इन नॉन पोलर। तो नॉन पोलर एंड पोलर के दूसरे एग्जाम्पल, आयनिक कंपाउंड के अलावा दूसरे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं तो आप क्लियर होंगे। ठीक है, तो अभी आप मुझे बता सकते हो, पानी जो है H2O, तो क्या H2O को मैं पोलर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझना। क्या H2O को मैं पोलर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं, खाली मुझे ये बताइए कि क्या मैं H2O को पोलर कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं। तो इसमें पहले तो क्या देखना है, चार्ज डिफरेंस है कि नहीं है। अभी इधर तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड में चार्ज डिफरेंस कैसे देखेंगे। तो देखिए एक सिंपल बात, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, इसने भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अभी ऑक्सीजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समझाया था मैंने।
अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीन्स क्या, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो थोड़ा बहुत शेयरिंग है वो पार्शियली इसके टूवर्ड्स खींचता है, ये इसको, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल है, तो थोड़ा बहुत उसकी ओर खींचेगा, तो थोड़ा बहुत खींचता है इसलिए इसके थोड़ा बहुत पार्शियली नेगेटिव चार्ज आता है। ऑक्सीजन पे क्या आता है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन का ये जो पेयरिंग है थोड़ा उसकी ओर खिसकता है। अभी इस हाइड्रोजन से तो वो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं इसलिए इसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, एंड ड्यू टू दिस एक चार्ज डिफरेंस जनरेट होता है, इसीलिए इसको हम पोलर कहते हैं। फिर से समझाता हूं, बहुत सारे बेसिक से जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, तो फिर से समझाता हूं, तो इधर आप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं। जैसे अभी मैं पूछ रहा हूं HCl, क्या HCl पोलर है कि नहीं है, तो HCl की बात करें, H ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अभी आप देख सकते हो Cl कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, 17, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, एक, तो उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी, तो ये बॉन्ड शेयरिंग थोड़ा इसकी तरफ खींचेगा, तो ये पार्शियली नेगेटिव चार्ज होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, इससे भी चार्ज डिफरेंस होता है, तो इसे भी हम कहते हैं पोलर। अभी मान लो कि CH3 अटैच है, दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है। अभी दोनों कार्बन अटैच है, भले इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, भले इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, अभी दोनों की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी तो सेम ही है, ये भी बराबर से खींचेगा, ये भी बराबर से खींचेगा, इट मींस इसमें कोई चार्ज डिफरेंस जनरेट नहीं होता है, इसे हम नॉन पोलर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर कहते हैं। तो अभी आपको समझ में आ गया। इन शॉर्ट पानी क्या है, फिर से पानी का बताता हूं। तो पानी में क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो ये दोनों तरफ से बॉन्ड खींचेगा, इसके ऊपर -2 डेल्टा जितना चार्ज आता है, इधर प्लस डेल पार्शियली पॉजिटिव, इसे कंप्लीटली पॉजिटिव नहीं कहते, इसे हम क्या कहते हैं, पार्शियली पॉजिटिव या तो पार्शियली नेगेटिव जो चार्ज है वो आएगा इसके ऊपर बच्चों। ठीक है, तो इट मींस आपको समझ में आ गया। अभी मैंने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता दी कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होगा एंड पोलर नॉन पोलर में डिसॉल्व नहीं होगा, एंड नॉन पोलर में डिसॉल्व, लाइक विल डिसॉल्व इन लाइक। तो अभी क्या मैं ऐसा बता सकता हूं कि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होंगे तो वो सारे के सारे क्या है, पोलर है, एंड जो वाटर है तो वाटर भी क्या है, पोलर है, तो सारे के सारे आयनिक कंपाउंड होंगे वो पानी के अंदर सॉल्यूबल होंगे। बैठा दिमाग में, चमका दिमाग में कि सारे के सारे जो आयनिक कंपाउंड होंगे वो पानी के अंदर क्या होंगे, सॉल्यूबल होंगे। सिंपल वाली बात मैंने बताई थी, सारे के सारे कंपाउंड पानी के अंदर क्या होंगे, सॉल्यूबल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। बात समझ में आई, एकदम इजी बात है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको तो समझ में आ गया। तो ऐसा तो क्या होता है, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। बहुत ही ध्यान से समझिए, बहुत ही ध्यान से समझिए, मैं आपको पूरा समझाता हूं। ऐसा तो क्या होता है कि पानी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है, ऐसा तो क्या होता है जो पानी आयनिक कंपाउंड को डिसॉल्व कर लेता है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके, चलिए आगे निकलते हैं। अभी सॉल्युबिलिटी में मेन पार्ट में समझाता हूं, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन और सॉल्वेशन। तो समझिए इसमें क्या होता है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। हाइड्रेशन और सॉल्वेशन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपने पानी भरा हुआ है, एंड वो पानी में आप NaCl डालते हो तो NaCl उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। सिंपल, आपने देखा होगा NaCl उसमें क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। तो एक्चुअली डिसॉल्व होगा, ये NaCl डिसॉल्व हो रहा है, इट मींस क्या हो रहा है कि Na+ और Cl- एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। समझिएगा, इधर क्या हो रहा है कि Na+ एंड Cl- एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, तभी डिसॉल्व हो रहा है। इट मींस आपको तो पता है कि Na+ एंड Cl- के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कह रहे हैं। जब हम उसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो टूटता है, एंड Na+ एंड Cl- रिलीज हो जाता है, इट मींस वो डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये बॉन्ड तोड़ता कौन है, तो आइए देखते हैं। तो जैसे ही Na+ होता है,
एंड Cl माइनस होता है, इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स है, ये स्ट्रांगली कनेक्टेड है। बट मैंने क्या बताया, पानी है तो पानी के पास क्या क्या होता है, H2O 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 होते हैं, बहुत सारे H2O होंगे पानी के अंदर, ठीक है। तो पानी के अंदर ऐसे ऐसे बहुत सारे H2O होंगे, तो इधर क्या होगा, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। तो उससे क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन Na प्लस के टूवर्ड्स होता है। तो ये सारे जो ऑक्सीजन वाले होते हैं वो Na प्लस को, अभी मैं H2O को दोस्तों ऐसे बताता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, समझ लेना। H2O को मैं कैसे बताता हूँ, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज की तरह बताता हूँ, जिसे डायपोल कहते हैं। दो पोल बताए मैंने, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसको ऐसे बताता हूं। तो ये एक डायपोल है, ये आयन है, आपको पता हो गया। इट मीन जो नेगेटिव चार्ज मीन्स ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, समझ में आ गया। तो इधर क्या होगा, तो ये नेगेटिव नेगेटिव सारे इसके सराउंड में आ जाएंगे, सारे इसके सराउंड में आ जाएंगे। ये अभी इधर तो है तो भाई Cl, अभी Cl माइनस है तो उसके आजू बाजू क्या आ जाएगा, तो इसके आजू बाजू पॉजिटिव चार्ज वाला आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स अभी होता क्या है, अभी समझिएगा बहुत ध्यान से, होता क्या है कि ये जो इसके नेगेटिव आयंस जो है, इट मीन्स ऑक्सीजन का पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, वो इसको सराउंड कर लेते हैं। अपने जो आयंस होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, ऑपोजिट चार्ज वाले आयन उसको सराउंड कर लेते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होता है इसे सॉल्वेशन कहते हैं, उसे सॉल्वेशन कहते हैं। अगर हमने पानी लिया है एज अ सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट हमने पानी लिया है तो उसे हाइड्रेशन कहते हैं। एज अ सॉल्वेंट अगर हमने पानी लिया है तो हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। ये प्रोसेस हाइड्रेशन माना जाता है, बहुत ही सिंपल बात है। ये प्रोसेस को क्या कहते हैं, हाइड्रेशन कहते हैं। इतना समझ में आ गया। जब अभी हाइड्रेशन ही बता रहा हूं, जब NaCl को हमने पानी में डिसॉल्व किया तो पानी के मॉलिक्यूल में नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे नेगेटिव वाले जो पार्ट होगा वो इसके आजू बाजू आके कवर कर देता है, एंड ये Cl माइनस भी इसके आजू बाजू आके कवर कर देता है। ये जो प्रोसेस होता है उसे हाइड्रेशन कहते हैं। अभी दोस्तों हमने समझा था कि जब कोई चार्ज, जैसे हमने देखा था Na प्लस था एंड Cl माइनस था, ये दोनों एक दूसरे से नजदीक आते हैं तो कुछ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। कुछ एनर्जी क्या करते हैं दोस्तों, रिलीज करते हैं। क्यों, क्योंकि जब दो ऑपोजिट चार्ज नजदीक आते हैं तो स्टेबल होते हैं, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। तो यही प्रोसेस इधर होता है। इधर पॉजिटिव चार्ज है, ये सारे नेगेटिव चार्ज इसके नजदीक आ रहे हैं, एंड ड्यू टू दिस ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है। तो ये प्रोसेस में जो सॉल्वेशन होता है उसमें भी कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। फिर से बता रहा हूं, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है कि भाई जब ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, जैसे इधर बता रहा हूं, चलो पॉजिटिव चार्ज वाला है, सारे H2O ऐसे, चलो OH इसके आजू बाजू सब आ गए, ठीक है। तो जब उसके आजू बाजू आ गए तो अभी आप देख रहे हो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो थे वो नजदीक आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे। ये जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते थे। जब Na प्लस एंड Cl माइनस नजदीक आते थे, कुछ एनर्जी रिलीज करते थे, उसे लेटाइस एनर्जी कहते थे। उतना तो पता है ना, उसे क्या कहते थे, लेटाइस एनर्जी कहते थे। तो ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं या तो सॉल्वेशन एनर्जी कहते हैं। इतना समझ में आ गया दोस्तों, इतना समझ में आ गया आप लोगों को यार, बहुत ही सिंपल बात है, ठीक है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो उसे क्या कहते हैं भाई, हाइड्रेशन एनर्जी, मैंने आपको समझाया। ओके, अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके आगे और एक इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। 1 2 3 एंड 4। ओके, चलिए, तो ये आपको हाइड्रेशन एनर्जी तो समझ में आ गई। अभी समझिएगा, अभी ही मेन पॉइंट स्टार्ट हो रहा है। हाइड्रेशन एनर्जी क्या, कि भाई Na प्लस था, आयन था, आयन के आजू बाजू मैं सिंपल कह सकता हूं कि आयन के आजू बाजू क्या आ गए भाई, आयन के आजू बाजू डायपोल्स आ गए। तो आयन और डायपोल के बीच में क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, इंटरएक्शन हुआ। तो आयन डायपोल इंटरएक्शन हुआ, तो ड्यू टू कुछ एनर्जी क्या हुई, रिलीज हुई। ड्यू टू दैट एनर्जी रिलीज हुई,
उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। ऐसा ही Cl माइनस के सराउंड में होता है, इधर पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर क्या आ जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? ओके। तो अभी बच्चों पहली तो बात ये, आपको हाइड्रेशन एनर्जी समझ में आ गया। अभी अभी पहले मैं लेटाइस एनर्जी आपको क्लियर करवाता हूं फिर से। लेटाइस एनर्जी का कंसेप्ट आपका क्लियर ही है, बट फिर से क्लियर करिए कि भाई Na प्लस गैसियस फॉर्म में प्लस Cl माइनस गैसियस फॉर्म में है, तब वो मिलके NaCl सॉलिड बनाते हैं, तब जाके कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम लेटाइस एनर्जी कहते हैं। इतना बात था, इतना बात था। इसका रिवर्स भी मैं कह सकता हूं दोस्तों कि भाई NaCl था तो NaCl को आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके Na प्लस गैसियस फॉर्म में बनेगा एंड Cl माइनस गैसियस फॉर्म में बनेगा। उसको जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो लेटाइस एनर्जी कहेंगे। यस और नो? ये भी उसका रिवर्स, जितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है उतना ही देना पड़ेगा, तब जाके टूटेगा। लेटाइस एनर्जी तो क्लियर है ना, अभी मैंने तो आपको अभी समझाया इसके आगे वाले लेक्चर में। ठीक है, तो लेटाइस एनर्जी जो है वो आपका एकदम बेझक क्लियर हो गया है। तो अभी कोई आयन, अभी हमने देखा था, अभी NaCl कब डिसॉल्व होगा, जब Na प्लस एंड Cl माइनस फ्री हो जाएंगे। कब, कैसे फ्री हो जाएंगे? ये अट्रैक्शन से, ये इसको इसकी ओर खींच लेगा, ये इसको इसकी ओर खींच लेगा, तो वो क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तब उसे कह सकते हैं कि ये भाई साहब डिसॉल्व हो गए। इन शॉर्ट, NaCl को Na प्लस एंड Cl माइनस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, लेटाइस एनर्जी देनी पड़ेगी। क्या करेंगे, लेटाइस एनर्जी देनी पड़ेगी। अभी क्या होगा, अभी आप देखिए कि आपके पास Na प्लस गैसियस फॉर्म में है, तो H2O क्या करता है, इसके आजू बाजू आ जाता है। समझिएगा, H2O इसके आजू बाजू आ जाता है एंड वो क्या कर देता है, Na प्लस को एक्वियस बना देता है एंड कुछ एनर्जी रिलीज करता है, उसे हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। सिंपल बात है, Na प्लस के आजू बाजू H2O का सॉल्वेशन हो गया, हाइड्रेशन हो गया, तो उससे कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उससे हाइड्रेशन। ऐसा ही Cl माइनस के अराउंड होता है, Cl माइनस गैसियस फॉर्म में है तो H2O है, तो Cl माइनस एक्वियस बन गया, एनर्जी रिलीज की, तो वो भी हाइड्रेशन एनर्जी हो गई। इट मीन्स जब हम डिसॉल्व करते हैं कोई भी सब्सटेंस को, तो दो चीजें काम करती है, एक होता है लेटाइस एनर्जी एंड एक होता है अपना हाइड्रेशन एनर्जी। बहुत ध्यान से समझिएगा। तो दो एनर्जी इसमें इन्वॉल्व होती है, एक हाइड्रेशन एनर्जी, एक लेटाइस एनर्जी। तो लेटाइस एनर्जी इट मीन समझिए कि Na प्लस, अभी समझिएगा, एंड Cl माइनस के बीच में अट्रैक्शन है, इसको तोड़ना हो तो हमें लेटाइस एनर्जी जितना एनर्जी देना पड़ता है एंड ये जब टूटेगा तभी डिसॉल्व होगा। जब ये टूटेगा तभी डिसॉल्व होगा। इट मीन जैसे ही इधर मान लो पानी आ गया, तो पानी आ गया तो ये भी कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं, बराबर, ये भी कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जिसे हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मेरा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा लेटाइस एनर्जी से, तो वो कंपाउंड सॉल्यूबल होगा, ऐसा कह सकता हूं। इट मीन्स मान लो आप इधर इनपुट डाल रहे हो, एक कुछ भी ले लो, कुछ भी सब्सटेंस ले लो, बराबर, आपके पास एक मैजिकल बॉक्स है। समझिएगा, आपके पास एक मैजिकल बॉक्स है जिसमें आप इस साइड से 5 पेन डाल रहे हो, इस साइड से 10 पेंसिल्स निकल रही है। समझिएगा, ये आपका इनपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो आउटपुट ज्यादा मिल रहा है आपको, इनपुट कम है, आउटपुट आपका ज्यादा मिल रहा है कि 5 पेन डाल रहे हो, 10 पेंसिल मिल रही है। तो आपको 10 पेंसिल कब मिलेगी, जब आप 5 पेन डालोगे तब। इट मीन्स आपको, अगर मैं इधर, आपको आपका गोल 10 पेंसिल ही है, तो अगर मैं इधर 6 पेन डाल रहा हूं तो आप तो खुश होने वाले हो, इधर तो 12 पेंसिल्स मिलेगी, आपको तो 10 मिल गई। कहने का मतलब ये है कि आपको इधर Na प्लस एंड Cl माइनस को अलग करना है, जुदा करना है। तो वो कैसे जुदा होगा, क्योंकि जितना आप देखो, तो लेटाइस एनर्जी आपको देनी पड़ेगी एंड हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ये जब आएगा इसके नजदीक, तब जाके वो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर वो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है जितनी इसको तोड़ने के लिए चाहिए, उससे ज्यादा एनर्जी दे रहा है, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा आसानी से, वो सॉल्यूबल हो जाएगा, Na प्लस Cl माइनस निकल जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत ही बेसिक वाला बात है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर से समझा रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं ये बात को फिर से समझा रहा हूं आपको।
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं, बहुत ही बेसिक बात है। ओके चलिए फिर से समझाता हूं क्योंकि बहुत इसे समझिए, बहुत ही इजी है और समझ ही गए होंगे कि Na प्लस एंड Cl माइनस के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स है। चलो ऐसे बताऊंगा तो कोवेलेंट समझोगे। चलो कुछ अट्रैक्शन फोर्स है, इसको आप अलग करोगे Na प्लस एंड Cl माइनस में करोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। तो इसको अलग करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, जिसे आप लेटाइस एनर्जी ये तोड़ना पड़ेगा। तो अभी आप इसको पानी में डालते हो, अभी आप समझिए, आप इसको पानी में डालते हो तो ये टूट जाता है, ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि पानी इसको कुछ ना कुछ एनर्जी देता होगा? कितनी एनर्जी देता होगा? लेटाइस एनर्जी से ज्यादा एनर्जी देता होगा, तभी ये टूटता होगा। सिंपल बात है, तभी ये टूटता होगा, तभी इट मींस पानी कुछ इसको एनर्जी देता है। तो पानी के पास कौन सी एनर्जी है? हाइड्रेशन एनर्जी है। ओके अभी मैंने समझा। तो मैं सिंपल कह सकता हूं ना बच्चों कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा हुई लेटाइस एनर्जी से तो कंपाउंड क्या होगा? सॉल्यूबल होगा। एंड अगर हाइड्रेशन एनर्जी कम हुई लेटाइस एनर्जी से तो वो क्या होगा? इनसॉल्यूबल होगा। एंड अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेटाइस एनर्जी जितनी हुई तो वो बंदा स्पेरिंगली सॉल्यूबल होगा। कंपाउंड वो कैसा होगा? स्पेरिंगली सॉल्यूबल। स्पेरिंगली सॉल्यूबल मींस व्हाट? वेरी वेरी लेस सॉल्यूबल, वेरी वेरी लेस, थोड़ा थोड़ा सॉल्यूबल होगा, बाकी का पार्ट इनसॉल्यूबल रहेगा, उसे स्पेरिंगली सॉल्यूबल कहते हैं। इन शॉर्ट आपको डिसॉल्व होने के लिए कंडीशन क्या है? Na प्लस Cl माइनस को अलग करना है। कैसे अलग होगा? आपको लेटाइस एनर्जी जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब Na प्लस जो है वो सराउंड हो जाता है पानी से सराउंड हो जाता है। मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए A प्लस B माइनस है। ओके इसकी लेटाइस एनर्जी समझिएगा, इसकी लेटाइस एनर्जी 10 किलो जूल जितनी है। इट मींस इसको A प्लस एंड B माइनस में कन्वर्ट करने के लिए 10 किलो जूल जितना एनर्जी चाहिए। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। अभी जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो पानी के आयन इसके आजू बाजू आ जाते हैं एंड वो जो एनर्जी रिलीज होती है जिसे हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है वो अभी 12 जितनी है, -12। इट मींस 12 जितनी एनर्जी रिलीज होती है। तो आप भी खुद ही सोचो, क्या ये बॉन्ड को तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? आराम से तोड़ देगा। तब जाके ये डिसॉल्व हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। इट मीन सिंपल बात है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेटाइस एनर्जी से ज्यादा होगी तो वो कंपाउंड सॉल्यूबल होगा। अगर ये जाके खाली 8 जूल जितना ही, 8 किलो जूल जितना ही एनर्जी जुटा पा रहा है, निकाल रहा है, तो ये उसको तोड़ नहीं पाएगा, तो वो कंपाउंड क्या रहेगा? इनसॉल्यूबल रहेगा। सीधी बात है। तो वो इनसॉल्यूबल रहेगा अगर हाइड्रेशन एनर्जी लेटाइस एनर्जी से कम है। एंड अगर हाइड्रेशन एनर्जी भी 10 निकली एंड ये भी 10 निकला तो ये क्या थोड़ा थोड़ा बहुत ये सॉल्यूबल होगा, थोड़ा थोड़ा नहीं होगा। इट मींस आप समझ सकते हो, ठीक है। ओके कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको हाइड्रेशन एनर्जी का? माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा आपको, ठीक है। तो ये जो मैंने बताया आपको हाइड्रेशन एनर्जी एंड लेटाइस एनर्जी के बीच के रिलेशन को मैंने बताया। तो अभी मैं ऐसा कह सकता हूं, समझिएगा, लेटाइस एनर्जी है। अभी समझिएगा बच्चों ध्यान से, लेटाइस एनर्जी का एक कंसेप्ट है इसमें। लेटाइस एनर्जी से ही इसके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे सॉल्युबिलिटी के। तो लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी एंड हाइड्रेशन एनर्जी कम होगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। सीधी बात है, ठीक है। अगर लेटाइस एनर्जी ज्यादा हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी कम हुआ तो वो इनसॉल्युबल हो जाएगा ना यार। सिंपल बात है। यस और नो समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? इन शॉर्ट मैं ऐसा लिख सकता हूं कि भाई लेटाइस एनर्जी जो है उसे बहुत ध्यान से समझिएगा कि भाई इसको समझ में आ गया आपको, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बहुत ही ध्यान से। फिर मैं आपको थर्मल स्टेबिलिटी भी समझाता हूं एंड इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो भी मैं आपको लिख के देता हूं, ठीक है। इसका खाली आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ले लिया आपने? ओके चलिए, तो अभी मैं क्या बता रहा हूं, मैंने इधर ये लिख ही रहा हूं कंडीशन। अगर लेटाइस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो सॉल्यूबल होगा। अगर लेटाइस एनर्जी ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो वो इनसॉल्यूबल होगा। अगर लेटाइस एनर्जी इज इक्वल टू हाइड्रेशन एनर्जी है तो स्पेरिंगली सॉल्यूबल, जिसे पार्शियली सॉल्यूबल भी कहा जाता है, स्पेरिंगली सॉल्यूबल होगा। इतना आपको समझ में आ गया? ओके इतना समझ में आ गया। अभी बात करते हैं स्टेबिलिटी की।
स्टेबिलिटी, जिसे हम थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी कहते हैं, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हमने देखा था भाई Na+ गैसियस फॉर्म में था, Cl- गैसियस फॉर्म में था, उससे NaCl सॉलिड फॉर्म में बनता था, तब जाके एनर्जी रिलीज होती थी। तो हम सिंपल कहते थे इसके कंपेयर में ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबल का मीनिंग क्या होगा? एनर्जी जितनी कम, इट मीन्स लेटाइस एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी, ऐसा मैं कह सकता हूं कि लेटाइस एनर्जी ये जितना नजदीक आएगा, इट मीन्स उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ये स्टेबल होगा। बहुत ही सिंपल बात है। तो लेटाइस एनर्जी एंड स्टेबिलिटी जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं कह सकता हूं इससे। सिंपल बात, इतना NaCl कितना स्टेबल होगा? जितना वो नजदीक आएगा एक दूसरे से, जितना नजदीक आएगा उतना एनर्जी रिलीज करेगा। सीधी बात है ना, ये हमने समझा हुआ है। तो इसके लिए तो ये लेटाइस एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ओके। सॉरी सॉरी सॉरी, एक 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 एक, एक गलत बात हो गया। ओके, समझिएगा समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ओके, बहुत ही ध्यान से समझिए, जो इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। लेटाइस एनर्जी जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थोड़ा मैंने अलग समझा दिया आपको कि जो लेटाइस एनर्जी जो है वो थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस लेटाइस एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है वो, इट मींस जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा ना दोस्तों। मैंने यही बताया, जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इट मींस वो कैसे? इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। जितनी लेटाइस एनर्जी ज्यादा, उतनी उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। सिंपल बात, समझ में आया कि नहीं दोस्तों? फिर से बता रहा हूँ कि भाई Na+ है, Cl- है, उसकी एनर्जी ज्यादा है, नजदीक आते एनर्जी कम होती है। इट मींस कुछ एनर्जी रिलीज करते हैं जिसे लेटाइस एनर्जी कहते हैं। तो लेटाइस जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतनी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लेटाइस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अभी हमने देखा कि लेटाइस एनर्जी ज्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। सीधी बात है ना, लेटाइस एनर्जी ज्यादा हुई हाइड्रेशन एनर्जी से तो उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, एंड अगर लेटाइस एनर्जी कम हुई हाइड्रेशन एनर्जी से तो उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो मैं ऐसा कह सकता हूं लेटाइस एनर्जी सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बस ये काम बन गया आपका यार, ये काम बन गया। ओके, आइए इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, लेटाइस एनर्जी थर्मल स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लेटाइस एनर्जी के क्वेश्चंस आते हैं, ये आप आराम से कर लोगे, ये आप आराम से कर लोगे। चलिए देखते हैं, LiF, LiCl, LiBr एंड Li। उसमें से मुझे बताइए किसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए। चलिए इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर मुझे बताइए। तो इसमें पहले तो देखेंगे कि भाई Li कॉमन है, लेटाइस एनर्जी देखना है। Li कॉमन है, इधर क्या है? F- है, Cl- है, Br- है, I- है। अब भी हमने देखा था कि भाई लेटाइस एनर्जी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, साइज जितना ज्यादा उतना उसका लेटाइस एनर्जी कम होगा। तो लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? साइज जितना ज्यादा उतना लेटाइस एनर्जी कम। तो लेटाइस एनर्जी LiF की ज्यादा होगी, फिर LiCl की, फिर LiBr की एंड फिर Lii की होगी, ये लेटाइस एनर्जी। बट लेटाइस एनर्जी सॉल्युबिलिटी के कैसे प्रोपोर्शनल है? सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं? Li, फिर LiBr, फिर LiCl एंड फिर LiF। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये बनेगा, इसके लिए। थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बनेगा? तो कभी लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ये ही बनेगा जो लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर बना हुआ है। बहुत ही सिंपल। उसमें जो मैंने रूल बताया वो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या? वो बिग आयन वाला, बिग एन आयन हो तब लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। ठीक है, समझ में आया बच्चों? यस और नो? फटाफट से कमेंट करिए। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलिए अभी एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं एंड आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हैं। अभी देखते हैं BOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस एंड SrOH ट्वाइस। आप ही मुझे बताइए थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा
एंड सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? चलिए आप ही मुझे बताइए, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर एंड थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो मैंने आपको आज ही लेक्चर में बताया कि भाई बिग एन आयन होगा, तो बिग एन आयन कौन से है? SO4 माइनस, NO3 माइनस एंड CO3 2 माइनस। तब जाके लेटाइस एनर्जी साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बाकी सबके लिए लेटाइस एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो OH माइनस तो वो अपना नहीं है, तो ये वाला तो लगेगा नहीं, इट मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो BE MG CA SR। तो मैं लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर लिखता हूं पहले। तो जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी लेटाइस एनर्जी कम होगी। तो आप सिंपल कह सकते हो, तो इधर लेटाइस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? BeOH ट्वाइस की, फिर MgOH ट्वाइस की, फिर CaOH ट्वाइस की, फिर SrOH ट्वाइस की। तो उसका सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर उससे रिवर्स हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? तो SrOH ट्वाइस, फिर क्या होगा? CaOH ट्वाइस, फिर MgOH ट्वाइस एंड फिर BeOH ट्वाइस होगा। एंड थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लेटाइस एनर्जी का जो है वो ही आएगा। ठीक है, समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, मैं आपको दूसरे प्रैक्टिस देता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, मैं आपको दूसरी प्रैक्टिस देता हूँ। ठीक है, ओके, हो गया, डन। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन तो याद रखना, लेटाइस एनर्जी आता है आपको, हाइड्रेशन एनर्जी, थर्मल स्टेबिलिटी, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। करिए ये, चलिए। LiCl4 NaClO4 बराबर KClO4 RbClO4। ठीक है, एंड दूसरा ऐसा कंपाउंड है LiNO3 NaNO3 KNO3 एंड RbNO3। दोनों में मुझे सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताइए, सॉल्युबिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो दोस्तों इसमें तो ये छोटा वाला एन आयन है, तो इसमें तो सिंपल लगाएंगे, लेटाइस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज लगेगा। किसमें? इसमें। बट इसमें NO3 माइनस है, तो इसमें लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज लगेगा। तो इसमें लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर ये आएगा, ये लेटाइस एनर्जी का ऑर्डर है, इट मीन्स ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा, क्योंकि इसमें लेटाइस एनर्जी जिसका साइज छोटा होगा उसका ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसमें सॉल्युबिलिटी अगर इसको 1 2 3 एंड 4 दे, इसको भी 1 2 3 एंड 4 दे, तो फर्स्ट केस में सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो 4 3 2 एंड 1 आएगा, एंड सेकेंड केस में हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वो 1 2 3 एंड 4 आएगा। समझ में आ गया दोस्तों? ये वाला जो केस है जो मैंने बताया था वो ही लगाना है आपको, बाकी कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, फटाफट से चलिए, अभी मैं आपको कुछ कंपाउंड्स दे रहा हूं, आप मुझे बताइए, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूं। अगर आपने कंसेप्ट को बराबर ध्यान से समझा है तो आप उसे आराम से कर पाओगे। ठीक है, एक ये है, फिर दूसरा दे रहा हूं BO MgO CaO SrO एंड BaO। ठीक है, क्लियर? तीसरा दे रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, जैसे LiNO3 फिर NaNO3। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये KNO3 फिर RbNO3 फिर CsNO3। ठीक है, एंड लास्ट में क्या दे आपको? यस, चलो BeCO3 दे देता हूँ, MgCO3 देता हूँ, CaCO3 देता हूँ, SrCO3 देता हूँ एंड BaCO3। पॉज करिए, इसका थर्मल स्टेबिलिटी का चारों का ऑर्डर निकालिए, एंड आप सॉल्युबिलिटी का चारों का ऑर्डर निकालिए, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का निकालिए एंड थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालिए। मैं आपको खाली 30 सेकेंड देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करिए एंड आप आराम से कर सकते हो। मैं आपको हिंट दूंगा, आंसर तो नहीं बताऊंगा, बट आपको आंसर आ ही गया होगा, मेरा वीडियो ढंग से देखा है आपने तो। ठीक है, तो अभी सिंपल बात है कि इस दोनों जगह पे छोटा वाला एनायन है, तो इसमें तो लेटाइस एनर्जी क्या फॉलो करेगी? 1 अपॉन साइज वाला, एंड ये सब दोनों बड़े आयंस है, बड़े एनायंस है, तो उसमें लेटाइस एनर्जी डायरेक्टली साइज पे डिपेंड करेगी। तो अगर 1 2 3 4 5 ले इधर, 1 2 3 4 एंड 5 इधर भी ले, 1 2 3 4 एंड 5, तो लेटाइस एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं, खाली लेटाइस एनर्जी, बाद में सॉल्युबिलिटी एंड वो डिसाइड करेंगे। तो लेटाइस एनर्जी इसमें किसकी ज्यादा होगी? 1 2 3 4 5, मीन्स थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आएगा।
इधर थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, 5 4 3 2 1, क्योंकि किसकी ज्यादा होगी, साइज ज्यादा, लेटाइस एनर्जी ज्यादा, तो 5 4 3 2 1 ये वाला केस बनेगा। ठीक है, ओके। अभी इसकी बात करें सॉल्युबिलिटी की, तो इधर सॉल्युबिलिटी जो है वो इसके रिवर्स आएगा, 5 4 3 2 1 आएगा। एंड इधर सॉल्युबिलिटी देखने जाए तो दोस्तों क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड 5 आएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने सिखा दिया। तो दोस्तों अभी मैंने सिखा दिया लेटाइस एनर्जी, फिर हाइड्रेशन एनर्जी, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इसका। ठीक है, लेटाइस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी प्रैक्टिस करिए, कितने भी क्वेश्चन होंगे आप मेरी गारंटी डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके। तो बच्चों आज हमने ये पर्टिकुलर लेक्चर में देखा हाइड्रेशन क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, लेटाइस एनर्जी से उसका क्या रिलेशन है, थर्मल स्टेबिलिटी का क्या रिलेशन है, बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए। होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करिए। ठीक है, एंड समझ में आ गया है तो प्लीज अप्रिशिएट करिए कि सर सब कुछ समझ में आ गया, बहुत मजा आ गया। एंड कैसा लगा आपको पर्टिकुलरली ये वीडियो मुझे बताना, क्योंकि सब कुछ मैंने बहुत सारी रेफरेंस बुक में से सब कुछ निकाल के आपको बहुत ही इजी वे में मैंने आपको रिप्रेजेंट किया है ये पर्टिकुलर सारी चीजें बच्चों। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये सीखा। अभी हमारा लास्ट प्रॉपर्टी बाकी है, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर। इट मीन्स ये है तो आयनिक बॉन्ड, पर उसके अंदर थोड़ा बहुत क्या होता है, कोवेलेंट का कैरेक्टर होता है, शेयरिंग का कैरेक्टर होता है। तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा फजान्स रूल। तो उसके लिए भी मैं एक आपको वीडियो बना के एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, वो भी इसमें भी क्वेश्चंस आएंगे एंड उसके ऊपर से भी आप सॉल्युबिलिटी वगैरह सब डिसाइड कर पाओगे। तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो प्लीज उसे लाइक करिए, शेयर करिए, जितने भी बच्चों के ये वीक टॉपिक है उसे शेयर करिए, उसे समझाइए कि भाई ऐसे इजी है टॉपिक, आप डिफिकल्ट मत समझो, ऐसे क्वेश्चंस आप भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसे शेयर करिए एंड प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर व्यूइंग एंड encouraging me by commenting and all. Thank you so much my dear students. Bye.